ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों, वो हमारे एएससी पेपर का याद रखना है कि पल्लवन से संबंधित, और ये क्वेश्चन हमारे पेपर में 100% छपेगी। तो आइए सर बात करता हूं पल्लवन के बारे में, और पल्लवन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए उसका उत्तर आप लोगों को यही लिखना है जो मैं अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरे भाई याद रखना है कि पल्लवन, सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा कि पल्लवन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर कि आखिर पल्लवन का अर्थ क्या होता है, पल्लवन का मीनिंग क्या होता है, पल्लवन का मतलब क्या होती है। ये क्वेश्चन का आंसर हम सभी को बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। इसे मेरे भाई पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना। बस सीधा सीधा मतलब रखिएगा, पल्लवन का अर्थ क्या होती है मेरे भाई कि छोटे बातों को बड़े से कन्वर्ट करना, छोटा छोटा आंसर को बड़ा सा कन्वर्ट करना। जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं मेरे दोस्तों, तो हम लोग संक्षेप में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का पल्लवन का मतलब होता है कि कोई भी चीज को बड़ा करके लिखना, फैला देना, बड़ा करना, बढ़ाना, इसका अर्थ होती है। ठीक है, मान के चलिए मेरे पास इतना इतना बड़ा एक सोना का टुकड़ा है, मैं उसको पीट पीट कर जब एक बड़ा सा चादर बना दूंगा, तो इससे हम लोग कहते हैं क्या, पल्लवन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मेरे भाई, पल्लवन कहते हैं। ठीक है, तो पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना या बड़ा करना, अर्थात किसी भी अर्थ और भाव, आखिर कोई भी अर्थ और भाव। जैसे मेरे दोस्तों हमारा क्या होता है कि 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। तो भाग जाना का अर्थ हम लोग क्या करते हैं कि देखो 9 2 11 हो गया, चोर चोरी करते ही 9 2 11 हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, पल्लवन हो गया। ठीक है, तो देखिए किसी भी अर्थ और भाव का विस्तार करना पल्लवन कहलाता है। जब किसी भी हम लोग भाव को या किसी भी अर्थ को मेरे दोस्तों विस्तार पूर्वक जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। ठीक है, अब आइए सर, पल्लवन प्रक्रिया संक्षेपण प्रक्रिया के ठीक विपरीत है। जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, तो मेरे दोस्तों हम लोग लिखते क्या है कि संक्षेप में लिखे। जब भी हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमसे पूछा जाता है क्या मेरे भाई कि संक्षेप में लिखे। किसमें लिखे, संक्षेप में लिखे। संक्षिप्त का मतलब होता है क्या कि शॉर्टकट लिखना है, लेकिन पल्लवन का अर्थ होता है क्या, ठीक इसका विपरीत, बड़ा करके लिखना, विस्तार पूर्वक लिखना। ठीक है, पल्लवन प्रक्रिया संक्षेप प्रक्रिया के ठीक विपरीत है। संक्षेपण में मूल्य पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेपण में क्या होते हैं मेरे भाई कि मूल्य पाठ का जो सार है वह प्रस्तुत किया जाता है। जो भी, जैसे हम लोगों ने ईदगाह कहानी पढ़ चुके हमीद के बारे में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमीद के बारे में संक्षेप में बताइए, तो मेरे दोस्तों आप क्या बताएंगे कि हमीद एक लड़का है जिसकी माता पिता का इंतकाल हो गया था, इसके बाद इसका लालन पालन इसकी दादी ने किया था, इसके बाद मेला गया था, 3 पैसा लेकर गए थे, यही सब आप चीजें बताएगी। तो ये हो गया हमारा संक्षेप। लेकिन अब ईदगाह कहानी को जब आप विस्तार पूर्वक बताएंगे, तो ये हमारा हो गया पल्लवन। ठीक है, तो संक्षेप में मूल्य पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पल्लवन में मूल्य कथन को विस्तृत करते हुए विस्तार किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जबकि अगर मैं बात करूं पल्लवन की, तो पल्लवन में मेरे दोस्तों विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाता है। याद रखिएगा, पल्लवन में क्या होता है मेरे भाई कि विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाता है। किसके बारे में, पल्लवन में विस्तार पूर्वक चर्चा किए जाते हैं। पल्लवन का सीधा तथा स्पष्ट अर्थ है विस्तार करना अथवा बढ़ाना। जो हमारा पल्लवन है, इसका सीधा सीधा अर्थ होती है विस्तार करना अथवा बढ़ाना। कोई भी चीज को क्या करना है, बढ़ाना। मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया, मेरे पास एक छोटा सा सोना का टुकड़ा है, इसको हम पीट पीट कर अगर मैं चादर में कन्वर्ट कर दूं, तो याद रखिएगा ये हमारा पल्लवन कहलाता है। ठीक है, चलिए सर, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा मेरे बहन और मेरे भाई। इसमें किसी विषय को विस्तार पूर्वक बताया जाता है, इसमें कोई भी घटना घटी है, जैसे मेरे दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी उठा करके पकड़ करके मारना शुरू कर दिया, आपको कहीं भी आप जा रहे हैं किसी चौराहे पे, कोई लड़की या कोई लड़का जब चौराहे पर जा रहे, उठा करके आपको मारना पीटना शुरू कर दिया, आपको इतना मारा कि आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिए। इसके बाद आपके पास पुलिस वाले आए और आपसे कहा बताओ मेरे दोस्त, आखिर आपके साथ ऐसी घटना कैसे हुआ। तब आप विस्तार पर बताएंगे कि सर मैं जा रहा था अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलने के लिए, और मेरे गर्लफ्रेंड के साथ में क्या मिलूं, उससे पहले ही उसके भाई ने मुझे रास्ता में ठोक डाला। सर इतना मारा कि मैं उस जगह पे किसी भी तरह के व्यक्ति का आवाज दे रहा था, तो मेरे आवाज को भी दबा दिए जा रहे थे। जब आप पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे, जब आप पूरी बेहतरीन तरीके से किसी भी चीज को बताएंगे, तो वो हमारा पल्लवन कहलाता है। ठीक है,
अभी मैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन दे रहा हूं पल्लवन के बारे में। ओके, देखिए इसमें किसी विषय को विस्तार पूर्वक बताया जाता है ताकि उस सूत्र वाक्य में छिपी हुई गहरे भाव को सरलता से सामने प्रस्तुत किया जा सके, ताकि मेरे दोस्तों जब आप विस्तार पूर्वक कोई भी चीजों को आप बताएंगे तो आपके सामने जो क्वेश्चन आपसे किए थे उनको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी और उस तरह से वो कार्रवाई करेंगे। अभी जितना कुछ मैंने बताया ये आप लोगों का पल्लवन का सिर्फ और सिर्फ मैंने अर्थ के बारे में बताया कि आखिर पल्लवन है क्या। ठीक है, आइए सर अब पल्लवन के बारे में कुछ उपयुक्त बिंदु देखते हुए, उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विचारों अथवा भावों को सूक्ष्म एवं सार रूप में, सार का मतलब होता है फैलाना, सार का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, फैलाना, सार का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, फैलाना, याद रखिएगा। उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विचारों अथवा भावों के सूक्ष्म एवं सार रूप में रहने पर उसका अर्थ सामान्य लोग अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जब कोई भी मेरे दोस्तों कोई भी चीज अगर हम संक्षिप्त में बताएंगे तो हमें बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसी चीज को जब हम विस्तार पूर्वक बताएंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, परंतु उसी भाव अथवा विचारों को एक कुशल व्याख्याता क्रमवार रूप से स्पष्ट करता है और पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। इसी को पल्लवन कहते हैं। जब कोई भी चीज को हम लोग विस्तार पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं या बोलते हैं और मेरे दोस्तों इसके बारे में जब अगला पार्टी को समझ में आ जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। एक वाक्य में परिभाषित किया जाए तो कह सकते हैं कि किसी भी कसे हुए संकुचित विचार या बात का अर्थपूर्ण विस्तार ही पल्लवन कहलाता है। याद रखिए क्या कहलाता है मेरे भाई, पल्लवन कहता है। अगर मैं कोई भी हमसे अगर एक वाक्य में पूछे कि बताइए एक वाक्य में आप क्या इसका आंसर देना चाहेंगे, तो मैं बताऊंगा एक वाक्य में परिभाषित किया जाए तो कह सकते हैं कि किसी भी कसे हुए संकुचित विचार या बात का अर्थ पूर्व विस्तारित ही हम लोगों का पल्लवन कहलाता है भाई। ठीक है, चलिए सर उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब बात करते सर कुछ की पॉइंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर, कुछ की पॉइंट के बारे में। आइए सर बात करते हैं। पल्लवन करते समय ध्यान रखे योग्य बातें। जब आप पल्लवन करते हैं उस समय कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें और आपको ध्यान रखना होगा कि आखिर पल्लवन है क्या। पल्लवन लिखते समय, पल्लवन बोलते समय अगर हम इस सब चीजों को अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा पल्लवन गलत साबित हो जाएगी। क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट में आप लोगों को यह ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि सबसे पहले दिए गए वाक्य चाहे मुहावरा हो, मुहावरा का मतलब होता है 9-2-11 होना, ईद का चांद होना, बहुत प्यारा होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत प्यारा होना, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। तो आप चाहे मुहावरा हो या लोकतिया हो या सूक्त हो, उसका ठीक ठीक अर्थ ग्रहण होना चाहिए। आपने लिख दिया पल्लवन के अंदर में 9-2-11 हो गए, चोर ने चोरी करते ही 9-2-11 हो गए, नहीं, ये पल्लवन नहीं कहलाता है। अब विस्तार पूर्वक लिखिए कि चोर ने चोरी करते ही 9-2-11 हो गए। 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना। जब आप पूरा डिटेल्स में ब्रैकेट में लिखेंगे भाग जाना तो मेरे दोस्तों उन लोगों को समझ में आ जाएगी कि आखिर आप क्या बोलना चाह रहे थे। ठीक है, वही चीज कह रहे हैं कि सबसे पहले दिए गए वाक्य चाहे मुहावरा हो, लोकतिया हो या कोई सूक्त हो, उसका ठीक ठीक अर्थ ग्रहण होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि बार बार उसे पढ़कर समझ लिया जाए ताकि मेरे दोस्तों लोगों को समझ में आए। याद रखना है, इसके लिए जरूरी है कि बार बार उसको पढ़कर समझ लिया जाए। आप जब भी किसी को पल्लवन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मेरे दोस्तों आप बार बार उस चीज को पढ़िए। क्या अगला पार्टी मेरे बात को विस्तार पूर्वक क्या समझ पाएंगे? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाएंगे तो वही चीज पे आप पूर्ण विराम लगा करके उसके लिए दूसरा शब्द का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा कि चोर ने चोरी करते ही 9-2-11 हो गए, तो वहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए जो चोर ने चोरी करते ही फरार हो गए, भाग गए। ठीक है, विचारों को सत्यापित करने के लिए अपनी ओर से उदाहरण एवं
तथ्यों को भी पल्लवन करने वाले दे सके। याद रखिएगा, विचारों को सत्यापन, सत्यापन का मतलब होता है प्रूव्ड करना, समझ में आ रहे हैं, किसी भी चीज को प्रूव करना। देखो मैंने चोरी नहीं किया है, आप गलत बोल रहे हैं, मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं। देखो आप 7 बजे के बाद बता रहे हैं ना, मैं 7 बजे के समय ट्यूशन पढ़ रहे थे, मैं चोरी नहीं किया हूं। तो ये आप सत्यापन प्रूव कर रहे हैं भाई। तो विचारों को प्रूव करने के लिए अपनी ओर से उदाहरण एवं तथ्यों को भी पल्लवन करने वाले दे सकते हैं। आप प्रूव करके दिखा सकते हैं, आप उनको उदाहरण सही समझा सकते हैं कि देखो भाई आप बता रहे 11 बजे सॉरी 7 बजे आप बोल रहे हैं मैंने चोरी किया है, पता है मैंने 7 बजे ट्यूशन पढ़ने गया था। चलो मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं, मैं आपको साबित करके दिखाता हूं, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, आओ मेरे शिक्षक से पूछो मैं 7 बजे कहां गया था। तीसरा पॉइंट पे, तीसरा, भाषा स्पष्ट हो। जब भी आप पल्लवन करें उस समय भाषा एकदम सरल, एकदम स्पष्ट, सुव्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि आप जो लिख रहे हैं वो अगला पार्टी को समझ में आए। सरल और मौलिक तथा वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए, और जो वाक्य है वो कोशिश करे पल्लवन करते समय कि जितना छोटा हो उतना सुंदर तरीके से आपकी बात को और कोई समझ सकते हैं। इस चीज को ख्याल रखिएगा, और कोई क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं भाई, ठीक है। पल्लवनकर्ता को बिना अलंकार वाले शब्द वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। अलंकार शब्द जो होती है मेरे दोस्तों, जैसे पुनर्विक्ति अलंकार, उसके बाद प्रकाश अलंकार, ये जो अलंकार होती है 12 प्रकार के अलंकार है ना भाई, जैसे जल्दी जल्दी, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पे आप अलंकार का प्रयोग नहीं कर सकते, याद रखना है। जब का पॉइंट नंबर 4 है, इसमें बताया गया कि पल्लवन करते समय पल्लवन को बिना अलंकार वाले शब्द में ही इसका वाक्य का प्रयोग करें। सीधा सीधा कहने का मकसद यह है कि पल्लवन करते समय अलंकार वाले शब्द का इस्तेमाल ना करें, सीधा सीधा मतलब यह है भाई, ठीक है। आइए सर अगला पॉइंट पे क्या है, पल्लवन लेखन शैली हमेशा अन्य पुरुष में ही होने चाहिए। पल्लवन का मतलब आप स्वयं के लिए नहीं लिख रहे हैं, पल्लवन हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए लिखा जाता है। किसके लिए मेरे शेर न्यू, पल्लवन क्या है, दूसरे व्यक्ति के लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है, दूसरे व्यक्ति के लिए लिखा जाता है। पल्लवन क्या है, दूसरे व्यक्ति के लिए लिखा जाता है। भावों को विस्तार देते वक्त अनुच्छेद में बांटकर एक के बाद एक क्रमवार ढंग से लिखना चाहिए। जब आप भाव को प्रकट कर रहे हैं, भाव अपने भावनाओं को, अपने भाव को जब आप बता रहे हैं, तो आप क्या करें, एक एक अनुच्छेद, एक एक वाक्य में प्रयोग करें, ताकि आपकी बात को विस्तार पूर्वक अगला पार्टी को, अगला पुरुष को समझ में आ सके। 7 पॉइंट, पल्लवन में ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक उदाहरण जो जरूरत ना हो, अनावश्यक चर्चा से विस्तार नहीं होना चाहिए। यानी मेरे दोस्तों जब आप पल्लवन लिखते हैं उस समय अनावश्यक बातें को आप यहां पे नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा। मैं क्या कहा भाई, जब भी आप पल्लवन लिखते हो, पल्लवन लिखने के समय इस चीज को याद रखिए, जब भी आप उदाहरण देकर समझा रहे हैं, उदाहरण देकर अर्थ को समझा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, उस समय आप क्या करें, जो अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक उदाहरण है, उस चीज का पल्लवन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला, किसी उक्ति या कथन को असहमत होने पर भी उस पक्ष की चर्चा करनी होगी, किंतु उसका खंडन नहीं करना चाहिए। मान के चलिए मेरे दोस्तों कि आप किसी के बारे में पल्लवन कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी देश के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप पल्लवन कर रहे हैं, और पल्लवन करते समय आपको उस चीज के बारे में, आपको उस चीज को पसंद नहीं है, मतलब आपको वहां वह चीज पसंद नहीं है, और आप फिर भी उसको पल्लवन कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसकी अच्छाई को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बुराई को ज्यादा लिखेंगे, है ना। तो उस समय आप नहीं कर सकते ऐसा, जो सही है वो सही लिखिए, जो गलत है वो गलत का इस्तेमाल करें। पल्लवन करते समय इस चीज को ख्याल रखे, याद रखना है क्या मेरे भाई, कि उस जो भी पक्ष की चर्चा करनी हो वो आपका बेहतरीन तरीके से हो, चाहे वो खराब बात हो चाहे वो अच्छी बातें हो,
उनको आप विस्तार पूर्वक मेरे दोस्तों क्या करना होगा, लिखना होगा। इस चीज को ख्याल रखिएगा। पल्लवन की भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और बुद्धिगमन होनी चाहिए। जब भी आप पल्लवन लिखें, जितना ज्यादा हो सके आप सरल भाषा का इस्तेमाल करें। जितना ज्यादा हो सके आप सरल भाषा का इस्तेमाल करें। इसके बारे में याद रखिएगा, सरल भाषा के बारे में इस्तेमाल करना है भाई। पल्लवन की सरल भाषा हो, सहज हो, ताकि आपके द्वारा बताए गए वो बात को दूसरे व्यक्ति समझ सके आसानी से। ठीक है, चलिए सर अगला सर, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, पल्लवन में अति विस्तार से भी बचना चाहिए। अति का मतलब होता है मेरे दोस्तों छोटा विस्तार। अति का मतलब होता है छोटा विस्तार। अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ लघु उत्तरी प्रश्न। तो विस्तार का मतलब होता है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न भाई। ठीक है, तो अति विस्तार से भी बचना चाहिए लोगों को, कि छोटा सा विस्तार कर दिए, छोटा सा इस्तेमाल कर दिए शब्द का, मेरा हो गया, वैसा नहीं है भाई। यहाँ पे आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करना होगा, इस चीज को ख्याल रखना है भाई। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया भाई। अब कुछ चीज बता रहा हूं, याद रखना है पल्लवन का उदाहरण, और पल्लवन में उदाहरण आप एग्जाम में जरूर डालिएगा। पल्लवन को उदाहरण में जरूर डालिएगा। क्या करना भाई, पल्लवन को उदाहरण में आपको एनी हाउ डालना है। मैं 2-3 उदाहरण बता रहा हूं, सुंदर तरीके से स्टोरी बेस्ड सुनिए। आखिर आप लोगों को पल्लवन समझ में आ गया कि छोटी चीज को विस्तार पूर्वक बताना, छोटी से लोहा को बड़ा लोहा में कन्वर्ट करना, ये सब चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सर, अब बात करते हैं उदाहरण पल्लवन का। जैसे एक दूसरे के दुख को देखकर, एक दूसरा भाई गलत लिखा है, एक दूसरे, जैसे एक दूसरे के दुख को देखकर दुख होता है। जैसे मेरे दोस्तों एक दूसरे के दुख को देखकर हम दुख नहीं होता है। कहीं भी एक्सीडेंट हो गया, ओ माय गॉड कितना चोट लगा होगा, उफ इसके मम्मी पापा कैसे तड़प रहे होंगे, कैसे मर गया भाई। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और दूसरे को दुख को देखकर अपने अंदर भी एक दुख पैदा हो जाती है ना। वही चीज कह रहा है कि जैसे एक दूसरे के दुख को देखकर दुख होता है, वैसे ही दूसरे के सुख को देखकर हमें भी एक प्रकार का दुख होता है। जैसे मेरे दोस्तों एक दूसरे के दुख को देखकर दुख होती है, दूसरे को देखकर, दूसरे के सुख को देखकर सुख होती है। लेकिन सच बताऊं, अभी तो दूसरे के सुख को देखकर हमें जलन होता है, अंदर से घुटघुटी होता है ना भाई। वही चीज कह रहा है कि जैसे दूसरे के दुख को देखकर दुख होता है, वैसे ही दूसरे से सुख या भलाई को देखकर भी एक प्रकार की दुख होता है। नहीं भाई, आज के जमाने में दूसरे के दुख को देखकर कोई दुख कर लेंगे, ये सही है। दूसरे के दुख को देखकर दुख कर लेंगे, ये सही है। पर दूसरे की अच्छाई, दूसरे की सुख, दूसरे की भलाई को देखकर अपने अंदर में कोई सुख पैदा करेंगे नहीं, बल्कि जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, है ना भाई। जलन सी पैदा हो जाएगी, जिसे ईर्ष्या कहते हैं भाई, है ना। जिसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या की उत्पत्ति कई भावों के संयोग से होती है। इससे इसका प्रादुर्भाव बच्चों में कुछ देर में देखा जाता है। जैसे मैं कर्म करूंगा, मेरा आने वाला जनरेशन भी वैसा ही होगी। ठीक है, और पशुओं में तो शायद होता भी नहीं हो। और जैसे मेरे दोस्तों हम लोग दुख को देखकर दुखी करते हैं, सुख को देखकर सुख करते हैं या दुख करते हैं, पशु पक्षी में वैसा नहीं होता है। ठीक है, जब दो बच्चे किसी खिलौने के लिए झगड़ते हैं, जब कोई भी दो बच्चा खिलौना के लिए झगड़ता है, तब कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलौने को लेकर फोड़ देता है। नहीं, जब मेरे दोस्तों देखिएगा दो बच्चा कोई भी खिलौना को लेकर खेल रहे हैं, ठीक है, जब भी कोई बच्चा देखिएगा कोई भी खिलौना को लेकर खेल रहे हैं, ठीक है ना भाई, और मेरे दोस्तों आपस में झगड़ा हो गए, तो एक बच्चा क्या करते, खिलौना को उठाया, ना तेरा ना मेरा, पटक डाला भाई, तोड़ दिया भाई। ठीक है, तब कभी कभार ऐसे हम लोग को देखने को मिलता है, कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलौने को लेकर फोड़ देता है, जिससे वह किसी के काम में ना आता। इससे क्या होती है,
खिलौना का अगर हम लोग तोड़ देंगे तो किसी का काम आएगा भाई? नहीं आएगा, नहीं आएगी ना। वही चीज कह रहा है, काम नहीं आता है। इससे अनुमान हो सकता है कि उस लड़के के मन में यही रहता है कि चाहे वो खिलौना मुझे मिले या ना मिले, लेकिन उसको नहीं मिलना चाहिए। लड़का के मन में यही ख्याल होता है कि खिलौना मुझे मिले या ना मिले कोई बात नहीं, पर ये खिलौना उनको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मुझे मिले या ना मिले, लेकिन उस किसी और के काम नहीं आना चाहिए, अर्थात उनकी स्थिति मुझसे अच्छी नहीं होनी चाहिए। इससे हमें क्या पता चला कि उनकी स्थिति, उनकी सिचुएशन मुझसे अच्छी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ईर्ष्या पहले पहल इसी रूप में व्यक्त होती है। अब ईर्ष्या के बारे में मैंने एक उदाहरण दिया हूं, एक बार आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए, क्या अभी तक मैंने जितना सारे पॉइंट टू पॉइंट पल्लवन क्या है, पल्लवन का उदाहरण, पल्लवन लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सब सारी चीजों को जो मैंने आप लोगों को समझाया, क्या सच में आप लोगों को समझ में आया या नहीं? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा भाई। ठीक है, आइए सर एक और उदाहरण देता हूं। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे एक और उदाहरण देता हूं, सुनिएगा भाई। सुनिए पल्लवन के बारे में। लालच एक ऐसी मनोवृत्ति है। अब मैं आप लोगों को सुना है ना भाई, लालच क्या बुरी बला है, सुने है ना एक कहानी? क्या सुने सर? लालच एक बुरी बला है, नहीं भाई? हाँ ना, लड़की लोग खास करके ऐसा करती है, सच बता रहा हूं, हमेशा अच्छा लड़का के तलाश में रहते हैं। ठीक है, आप गीता नहीं पढ़े तो पढ़िएगा, लड़की को जो चीज पहला मिलते हैं, चाहे वो सूट हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लड़का हो, दुनिया का कोई भी चीज जब लड़की को पहली बार पहली मर्तबा मिलते हैं तो भगवान उनके लिए बेस्ट देते हैं उनके लिए। लेकिन क्या करते हैं लड़की लोग? उसको ठुकरा देते हैं, पहला क्रीम को भी ठुकरा देते हैं, पहला लिबास को भी ठुकरा देते हैं, और पहला, समझ में आ रहा है ना, उनको भी ठुकरा देते हैं। ऐसा बहुत कम है जो सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अधिकतर क्या है, ठुकरा देते हैं। इसलिए कभी ऐसा ना करे भाई, जो बेस्ट है वो बेस्ट है भाई, जो फर्स्ट है वही बेस्ट है। ठीक है, आइए सर, लालच क्या है? बुरी बला है। तो लालच एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपना विवेक और बुद्धि दोनों खो देती है। लालच क्या है? एक ऐसी बुरी बला है, लालच एक ऐसी बुरी बला है जिससे मनुष्य जो है जिसमें अपना विवेक और मनुष्य के अंदर में जो बुद्धि होती है वो दोनों खो देता है। क्या करती है मेरे भाई? दोनों खो देता है। ठीक है, यह बात एक बाल कहानी से सिद्ध होता है। बाल कहानी का मतलब, बला कहानी से मतलब, बाल कहानी से मतलब छोटा बच्चा से सिद्ध होती है, जिसमें एक मनुष्य के पास एक मुर्गी थी, है ना भाई? एक मनुष्य के पास एक मुर्गी थी। हम लोगों ने बाल पोथी बुक में भी पढ़ चुके हैं भाई, बचपना में जब 1 क्लास में थे। क्या क्या था भाई? तो बच्चों, एक आदमी के पास एक बतख था। बतख रोज सोने का अंडा देते थे। ठीक है, रोज एक एक करके सोने का अंडा देते थे। अब अंडा देते थे तो मनुष्य के अंदर में तो लालच ज्यादा आती है ना, तो शैतान मनुष्य के अंदर में सवार हो गए हैं, और मनुष्य को मन में ये वसवसा आ गई, ये ख्याल आ गया कि ये जो बतख है हमें रोज एक एक करके अंडा दे रहा है, मैं चाह रहा हूं इसके पेट में तो बहुत सारे अंडे होंगे, मैं क्या करूं, इसके पेट को फाड़ दूं और इसके पेट में जितने सारे अंडे हैं मैं एक ही बार में निकाल लूं। जब उस बतख को काटा गया तो बतख के पेट में एक भी अंडा नहीं मिला, बतख भी चला गया और मेरे दोस्तों अंडा भी चला गया। ये क्या था? मनुष्य का लालच था। इसलिए कहता है लालच बुरी बला है भाई। ठीक है, तो ये आपसे याद रखिएगा, जो रोज एक सोने का अंडा देती थी, ऐसे सोने के अंडे को पाकर वह आदमी बड़ा खुश रहता था। सोने के अंडे अगर मिल जाए तो कौन खुश नहीं होता भाई? सब कोई खुश हो जाएंगे। क्या करेंगे? सब कोई खुश हो जाएंगे। परंतु वह काफी लालची था। वो व्यक्ति क्या था भाई? काफी लालची था। वह मन ही मन सोचा करता था, वह मने मन सोच रहा है, अगर मैं इसको काट दूंगा, इसके पेट के अंदर में जितने सारे अंडे होंगे, सारा अंडा तो मैं एक ही बार में निकाल लूंगा। ठीक है, ताकि
मुझे सिर्फ रोज एक ही सोने का अंडा मिलता है, मुझे सारे सोने के अंडे एक साथ क्यों नहीं मिल जाता है? मेरे अंदर में बोल रहा है कि सारे अंडे एक साथ आखिर क्यों नहीं मिल जाता है? इसी इसी कारण उसने सोचा क्यों ना मुर्गी के पेट से एक साथ सभी अंडे निकाल लिया जाए। सोचने लगा मुर्गी के पेट से चीरेंगे, काटेंगे, सभी अंडे एक साथ निकाल लिया जाए। इसलिए उसने मुर्गी को मार डाला। वह मुर्गी भी अन्य मुर्गियों की तरह थे, उसके पेट के अंदर सोने के अंडे भरे नहीं थे। मुर्गी के मरने के बाद उसको सोने का एक भी अंडा नहीं मिला। इस प्रकार सोने का अंडा और मुर्गी दोनों उसके हाथ से चला गया। इस कहानी को अपना एक संक्षिप्त में लिख सकते हैं। मैंने कहा ना, एक आदमी था, एक आदमी था, लालची इंसान था, एक बतख को रखते थे, वो हर दिन सोने का अंडा देते थे। एक दिन आदमी सोचने लगा कि मैं इस बतख के अंडे को बार बार नहीं मिलने की वजह से बार बार मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक ही दिन में सारा अंडा चाहिए। मैंने पेट को फाड़ दिया, दोनों चला गया। लिख सकते शॉर्ट में, लेकिन नहीं। आपको मैंने क्या पढ़ाया? मैंने यही पढ़ाया कि आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। विस्तार पूर्वक का मतलब होता है कि एकदम संक्षेप में नहीं, एकदम विस्तार पूर्वक, जितना बड़ा हो सके आप बड़ा से बड़ा कन्वर्ट करके लिखिए, तो मजा आएगा लिखने में भी, और जिसको लिख रहे हैं वो भी पढ़कर खुश हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखना है, इस प्रकार आपने लालच के चलते उस व्यक्ति की सामान्य बुद्धि भी समाप्त हो गई। इस प्रकार अपने लालच के चलते उस व्यक्ति की सामान्य बुद्धि भी समाप्त हो गई। वह लालच के चलते इतना भी नहीं सोच सका कि मुर्गी के पेट में बहुत से अंडे एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। इसलिए कहा जाता है कि लालच क्या है मेरे शेर सरनियों? बुरी बला है भाई। समझ में आई ना? बताए मेरे दोस्त, एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट जितना भी बंदा क्लास देख रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि जितना सारे चीजों को मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया, क्या सच में आप लोगों को समझ में आई पल्लवन के बारे में? अब पल्लवन से संबंधित कोई भी प्रश्न आए उसके बारे में आपको यही उत्तर लिखना है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 से हैं बाबू, एक बात याद रखिएगा, आप लोगों का जो सेमेस्टर 2 का जो क्लास स्टार्ट होगी ना, आप लोगों का मई महीना में सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, जिसका फी होगी 499, पूरा सेमेस्टर 2 कंप्लीट। पूरा सेमेस्टर 2 किया मेरे भाई कंप्लीट। रोशन कुमार समझ में आ गया सर? और बताइए, अनुज कुमार, संजना कुमार, यस सर काफी अच्छे समझ में आ गया। सच में सच कहते हैं दुनिया वाले प्यार ना कर, प्यार तो है कि रोग बुरा इस रोग से डर। समझ में आया बबीता? सर मेरा फाइनल एग्जाम 9 अप्रैल से स्टार्ट है। ओके, कोई बात नहीं रियल कुमारी। दीवानों की किस्मत में तन्हाई है, इश्क का दूजा नाम तो यार जुदाई है। समझ में आई ना? चलिए सर, इसी तरह से मैं आप लोगों को एक पल्लवन सुना दिया हूं, शायद आप लोगों को गाना समझ में आ रही है, लेकिन ये पल्लवन का उदाहरण है, समझने वाले समझ के होंगे भाई, है ना? मैं नोट्स डाला रखा हूं भाई, बार बार नोट्स के बारे में ना पूछे। जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन करके रखा है उनको बेहतरीन तरीके से सारा एसी पेपर, बीएससी पेपर, एमडीसी पेपर, सारा पेपर के बारे में मैंने नोट्स दे के रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आती है सर, संप्रेषण 99.9% यही क्वेश्चन आएगा। सर बहुत टेंशन होता है कि क्या क्वेश्चन आएगा। अरे रिया कुमारी, अगर हमारे साथ आपने पूरा 5 महीना क्लास कर लिए होंगे, अपना कसम कहता हूं कि उसके पढ़ाने के बाद एक भी प्रश्न आ जाए तो फिर आप कहिएगा। ठीक है, अनुज कुमार हंस भी रहे, वाह वाह मत कीजिए भाई। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं सर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है, कितना मार्क्स का आएगा भाई? ये क्वेश्चन आपके पेपर में 15 मार्क्स का आएगा। संप्रेषण को परिभाषित करते हुए इसकी क्या भाई, इसकी वीडियो पर प्रकाश डाले? नहीं भाई, वीडियो नहीं, गलत लिखा है। इसके विचार पर प्रकाश डाले, विचार पर प्रकाश डाले। यह संप्रेषण की आधुनिक वीडियो क्या बोले भाई, वीडियो वीडियो विचार विचार होगा, विचार पर अपने विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, संप्रेषण के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बेहतरीन तरीके से यही उत्तर लिखना है कि संप्रेषण क्या है।
तो मेरे दोस्तों संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण किन दो शब्दों से मिलकर बना है, संप्रेषण का अर्थ क्या है, संप्रेषण की परिभाषा दीजिए, फिर संप्रेषण की अवधारणा बताएं। ये सब चीजें के बारे में मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक कल बताऊंगा, याद रखिएगा, ठीक है। कल भी हमारा क्लास होगी, मैं हर दिन आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगा, बस आप लोग हमारे साथ क्या करें, जुड़े रहे बेहतरीन तरीके से। फिलहाल बात करता हूं मेरे दोस्तों कल की क्लास में। बाय बाय, लव यू स्टूडेंट।